अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं और हमारा जो दूसरा लेक्चर होगा ये एटम के बारे में होगा, जो कि हमारी बुक 1 का पहला टॉपिक है। स्टूडेंट्स, हम एटम के बारे में 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हम एटम की डेफिनेशन, हम एटम की हिस्ट्री और मॉडर्न रिसर्चेस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट और अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, चलें हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एटम को डिफाइन करते हैं कि एटम होता क्या है। स्टूडेंट्स, एटम अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का वो छोटे से छोटा ज़र्रा जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले भी सकता है और हिस्सा नहीं भी ले सकता। एंड मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और आज़ादाना वजूद रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता। चले मैं इसको यूँ करता हूँ। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो छोटे से छोटा एलिमेंट का ज़र्रा जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सके और आज़ादाना वजूद रख भी सकता है और वो नहीं भी रख सकता। तो स्टूडेंट्स, आप एलिमेंट क्या होता है, अगर आपको इस बारे में नहीं पता, इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो हमारी प्रीवियस वीडियो के बारे में, प्रीवियस लेक्चर के बारे में देख सकते हैं, जिसमें हमने एलिमेंट और कंपाउंड बेसिक कंसेप्ट, बेसिक डेफिनेशंस के बारे में स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स, एटम किसी भी एलिमेंट का वो छोटे से छोटा ज़र्रा होता है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है और आज़ादाना वजूद रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता। तो स्टूडेंट्स, अब मैं अगर इसकी डेफिनेशन पर गौर करूँ तो मुझे यहाँ से पता लगा कि मैं एटम को 2 तरह से क्लासीफाई कर सकता हूँ। कितनी तरह से? 2 तरह से। कौन कौन सी? नंबर 1, वो एटम जो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग होते हैं, और वो एटम जो आज़ाद नहीं रह सकते, इंडिपेंडेंटली इन एग्जिस्टिंग। अच्छा, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग होते हैं वो कौन से होते हैं? स्टूडेंट, जितनी भी नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि ये आज़ाद रहते हैं, ये बॉन्ड नहीं बनाते। और जो बाकी नोबल गैसेस के अलावा रेस्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लिथियम और इसके अलावा सल्फर, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंटली इन एग्जिस्टिंग है, वो आज़ाद नहीं रह सकते। और ये जो दूसरी टाइप है ना, जो इंडिपेंडेंटली इन एग्जिस्टिंग है, इस तरह ये एटम केमिकली कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल बनता है। तो स्टूडेंट्स, ये एटम की डेफिनेशन और एटम की 2 टाइप्स थी जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम एटम की हिस्ट्री की बात करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एटम की हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो एटम के मुतालिक नज़रिया था वो ग्रीक फ़िलासफ़र ने पेश किया था। स्टूडेंट, फ़िलासफ़र क्या होता है? फ़िलासफ़र का लफ्ज़ी मतलब होता है लवर ऑफ विजडम, जो दानिशमंदी से मोहब्बत करता हो, उसे हम फ़िलासफ़र कहते हैं। तो ग्रीक फ़िलासफ़र जो थे, ग्रीक फ़िलासफ़र का नज़रिया क्या था? उनका ये नज़रिया था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करना शुरू करें और हम एक ऐसे बेसिक यूनिट में पहुँच जाएंगे जिसे मज़ीद तकसीम किया नहीं जा सकता। आसान लफ्ज़ों में, अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं, हम उसे तकसीम करना शुरू करें, तो हम एक इतने छोटे पार्टिकल्स में पहुंच जाएंगे जिसे मज़ीद तकसीम किया नहीं जा सकता, जिसे उन्होंने इंडिविजिबल पार्टिकल में, तकसीम ना होने वाले पार्टिकल का नाम दिया। तो स्टूडेंट्स, आपने फ़िलासफ़र जो होंगे उनके बारे में आपका क्या नज़रिया होगा कि एक बड़े चुपचाप सी तबीयत के बंदे होंगे, हंसते नहीं होंगे और हर वक्त सीरियस रहते होंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक फ़िलासफ़र ऐसा भी है जिसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेमोक्रिटस। इसको लाफिंग फ़िलासफ़र कहते हैं। लाफिंग फ़िलासफ़र इसका इसलिए नाम पड़ा कि यह हंसता हंसाता रहता था और ये हंसते हंसाने में ऐसी गहरी बातें कर जाता था कि लोग बाद में सोचते रहते थे कि ये क्या बात कर गया। तो स्टूडेंट्स, डेमोक्रिटस जो था उसने उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को नाम दिया एटम का। लफ्ज़ एटम एटोमस से निकला है, जिसका मानी है इनडिविजिबल, जिसका मतलब है इनडिविजिबल, तकसीम ना होने वाला। स्टूडेंट्स, अगर मैं एटम को यूँ कहूँ एटॉम, तो यूनानी लैंग्वेज में जब किसी लफ्ज़ के आगे ए आ जाता है, इस ए का मतलब होता है नहीं, और टॉम का मतलब होता है तकसीम होना, डिविजिबल। तो एटॉम तकसीम ना होने वाला। ग्रीक फ़िलासफ़र्स का ये भी मानना था कि हम जो थ्योरीज़ प्रपोज कर रहे हैं, हम ये थ्योरीज़ के मामले में गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि आइडियाज़ ऑफ ग्रीक वर नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको पता है जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम दुनिया का हर दौर जदीद दौर होता है। 17वीं सेंचुरी के आखिरी में दुनिया का जदीद दौर था, उस वक्त का लेट 17वीं सेंचुरी,
कुछ कंपाउंड, कुछ बहुत सारे सब्सटेंसेस की क्वांटिटेटिव स्टडी की गई। क्वांटिटेटिव स्टडी से एक बात सामने आई, एक बात डिस्क्लोज हुई कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जो बहुत सारे सब्सटेंसेस का हिस्सा थे। मसलन कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, कार्बन मीथेन में भी है, हाइड्रोजन वाटर में भी है और हाइड्रोजन HCl में भी है। तो साइंटिस्ट के जहन में ये ख्याल आया कि ये ऐसा कैसे मुमकिन हुआ, ये डिफरेंट एलिमेंट आपस में मिले कैसे हैं। और दूसरा ख्याल उनके जहन में आया कि अब हम इनको अलहदा कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद एक साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने कहा कि हम एटम के वजूद को दो लॉज की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो था वो लेवाइजर ने उस वक्त प्रपोज किया था जब वो एक क्लोज सिस्टम में केमिकल रिएक्शन को स्टडी कर रहा था। उसने देखा कि जब क्लोज सिस्टम में रिएक्शन करवाया तो मास में जो चेंज थी वो कोई चेंज ना आई। तो उसने कहा कि जब क्लोज सिस्टम में हम रिएक्शन करवाते हैं तो मास में कोई चेंजिंग नहीं आती, यानी जितना रिएक्टेंट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मसलन अगर मैं लकड़ी को ऑक्सीजन की मौजूदगी में आग लगाऊं तो मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, CO2 और ऐश बनेगी। तो जितनी मैं लकड़ी लूँगा, जितने किलोग्राम लकड़ी होगी और जितना मैं ऑक्सीजन का मास लूँगा वो बराबर होगा, सारे का सारा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऐश के मास में, यानी इन रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम 12 ग्राम कार्बन लेते हैं और हम 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब 12 और 32 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, 44 ग्राम एंड CO2 44 ग्राम। दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इस लॉ ये जोसेफ प्रोस्ट ने प्रपोज किया था। उसने कहा था कि जब एक एलिमेंट मिलके मखसूस रेशो में मिलते हैं, मसलन जब दो एलिमेंट मिलके कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उनके जो मिलने की रेशो होती है वो एक डेफिनेट रेशो में मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बना रहे हैं तो वो जब 2:1 में मिलेंगे तो पानी बनेगा, अगर वो 1:1 में मिलेंगे तो फिर पानी नहीं बनेगा, फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। यानी एक डेफिनेट कंपाउंड बनाने के लिए एक डेफिनेट रेशो में एलिमेंट्स के आपस में केमिकली मिलना ज़रूरी होता है। स्टूडेंट, इसके अलावा जॉन डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की, जिसके 2 पोस्टुलेट्स हम डिस्कस करते हैं, जिनका जिक्र हमारे सिलेबस में है, वो 2 पोस्टुलेट क्या थे। जॉन डाल्टन ने कहा कि जो एटम होते हैं, जितना भी हमारे गिर्द मैटर है वो एटम से मिलकर बना है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स से। और जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। मसलन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और वाटर, जब ये मिलकर वाटर बनाती है तो वाटर की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट है जे बर्जीलियस, जिसने 2 काम किए जिनका जिक्र हमारे सिलेबस में है। वो कौन कौन से? जे बर्जीलियस ने एक सिस्टम मुतारिफ करवाया जिससे हम एलिमेंट्स को सिंबल देते हैं। मसलन उसने कहा, मसलन मेरे पास कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है, और जो मेरे पास कॉपर और कोबाल्ट हैं ये मेटल हैं। उसने कहा कि जो नॉन मेटल हैं उनको मैं एक सिंगल डिजिट से उनके नाम के जो कैपिटल वर्ड है मैं उससे शो करूँगा। मसलन कार्बन को हम कैपिटल C से शो करते हैं, कॉपर और कोबाल्ट को हम कॉपर को CU से और कोबाल्ट को CO से। उसने मेटल और मेटलाइट्स को 2 डिजिट से, पहला डिजिट जो होगा वो कैपिटल, दूसरा स्मॉल, और जो नॉन मेटल्स थी और उनको कार्बन से शो किया। मसलन अब आप कहेंगे कि भाई नोबल गैसेस में हीलियम को हम 2 अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, हम जो नियॉन है उसको 2 अल्फ़ाबेट से शो करते हैं। उस वक्त नोबल गैसेस जो थी वो दरियाफ्त नहीं हुई थी। उसने अपने दौर में जो उस टाइम दरियाफ्त हो चुके थे उनके लिए सिस्टम मुतारिफ करवाया। अब स्टूडेंट्स मॉडर्न रिसर्च की तरफ चलते हैं। मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक जो एटम है वो फर्दर जो है मुश्तमिल होता है। एटम की कंपोजिशन क्या होती है? एटम न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और जो अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम के इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। और मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक न्यूक्लियस में 100 से ज़्यादा पार्टिकल हैं और वो सारे के सारे पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। अब देखें, अब मॉडर्न रिसर्च तो ये भी अब हमें पता लगा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कुछ पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिनको क्वार्क्स कहते हैं। तो फिर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कह रहे हैं? इसलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जो मैस नंबर होता है वो सम ऑफ वो मैस ऑफ प्रोटॉन और मैस ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो चूंकि मैस नंबर हम मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स के हम न्यूक्लियॉन नंबर या मैस नंबर हम सम ऑफ मैस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करते हैं, इसलिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अभी भी फंडामेंटल पार्टिकल ही कंसीडर कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर।
एटम के बारे में नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जो एविडेंस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल के बारे में होगा। स्टूडेंट्स, हमारी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।